तो फाइनली किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है और भाई पूछो मत, मजा आ गया। मतलब कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीजें बुरी, और बुरी में से भी सिर्फ एक चीज बुरी कि यार इस मूवी के अंदर सीजर नहीं है। जिसने इन सब चीजों की शुरुआत की वही इस मूवी के अंदर नहीं है। इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट का राज आप समझ लो कि मेरे लिए ये एक तरह का नॉस्टैल्जिया है। मैंने इस मूवी को बचपन में देखा था, मतलब जो प्रीवियस पार्ट है, और ऐसा समझ लो कि यही कुछ मूवीज थी जिन्होंने मुझे हॉलीवुड से ही इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ऐसी चीजें तो सिर्फ अंग्रेज लोग ही बना सकते हैं। तो ये मूवी एप यूनिवर्स का 4th पार्ट है और सोचा ट्रिलॉजी होगी, पर चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। तो पिछली जो 3 मूवीज थी उनका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, बस एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या चीज है ये। तो एक तरह का एंटीडोट साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया ताकि वो कुछ बीमारियों को दूर कर सके, इंसानी बीमारियों को। पर हुआ कुछ यूं कि उसका असर इंसानों पर उल्टा होने लगा और एक तरह का वायरस बनकर निकल गया। पर इस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा एप्स के ऊपर। उनकी इंटेलिजेंस, उनका आईक्यू एकदम से बढ़ गया, उनको कम्युनिकेशन करना आ गया। इवन इतने तेज हो गए कम्युनिकेशन में कि इस पार्ट के अंदर तो जोक्स भी क्रैक किए जा रहे हैं। मैं हिंदी डब वॉचर हूँ तो मैं मेरी बात बता रहा हूँ। तो पिछली 3 मूवीज का मेन कैरेक्टर था सीजर, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू पर वो तीनों मूवीज चल रही थी। इस मूवी में शुरुआत होती है उसकी मौत से। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मेरा जो रिव्यू देख रहे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि अब तक तो सीजर नहीं है इस मूवी के अंदर। 3 साल बाद का टाइम है, एक न्यू जनरेशन आ चुकी है और हम देखते हैं कि चीजें ऑपोजिट हैं। ह्यूमन की जगह एप्स ने ले ली और जो एप्स है उनकी जगह ह्यूमंस ने ले ली। पर अब ऐसा नहीं है कि एप्स पत्थरों के मकान में रह रहे हैं, तनख्वाह के लिए जॉब पर जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था है या फिर कह लो डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये अभी भी ऑलमोस्ट पहले जैसी ही है। जिसका एक रीजन तुम ये भी कह सकते हो कि भाई प्रवृत्ति ही ऐसी है, जानवर है तो वही रहेगा जहां उसका मन करेगा, जंगल के अंदर। इतने सालों से वहीं रहते आए हैं तो आदत सी हो गई है। और सीरियसली बताऊं तो 300 साल कोई ज्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत कम टाइम है ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसी चीजों के लिए। और कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में आपको चीजें पता चलती है कि इस मूवी का एक मेन एलिमेंट जो है, एक सेंट्रल एलिमेंट ग्रोथ को लेकर ही आगे बढ़ता है कि भाई अब जो एप्स है उन्हें भी ग्रोथ चाहिए। जो संसाधन बनाए गए थे इंसानों द्वारा उनके फायदे जो है ये लोग भी उठाना चाहते हैं। मतलब जो एप्स है वो अभी सिविलाइजेशन वाली स्टेज के अंदर है, जहां ज्यादा संख्या के अंदर डोमिनेंट एप्स है और कम संख्या के अंदर ह्यूमंस यानी कि इंसान है। जो कि इस मूवी के अंदर आप ह्यूमंस तो इतने नहीं देखोगे, पर जितने भी देखोगे काफी एंसेस्ट्रल वाइब देंगे कि भाई एकदम टाइम इनके लिए रिवर्स में जा रहा है, जैसे आदिवासी बन गए हो ये लोग। तो कहानी की बात करें तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है नोवा। तो भाई एप्स जो है उनकी संख्या ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है वो सब एक जगह पर रहते हैं, काफी अलग अलग जंगलों के अंदर ये सब रहते हैं। और उसी में से एक ग्रुप है, एक कबीला है जिसके अंदर नोवा भी रहता है। जो कि ये लोग काफी सिंपल है, मतलब दे जस्ट डोंट नो वायलेंस। बाकी 3 मूवीज में आपने देखा और काफी जगह पर आप देख चुके हो कि हिंसक हो जाते हैं एप्स बीच बीच में, वैसे ये लोग नहीं है। साधारण शब्दों में अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते और अपने काम से काम रखते हैं, पर एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ और एप्स आ जाते हैं जो कि इस कबीले के लोगों को अगवा कर लेते हैं, लगभग सभी लोगों को। और नोवा अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है बट एंडेड गिविंग अप। तो वो बस उसी जगह पर रह जाता है। सुबह जब आंख खुलती है तो वो फैसला करता है कि वो अपने क्लैन को भी ढूंढेगा और उन लोगों को भी हो सकेगा तो मार देगा। ये देख रहे हो ऊपर ट्रांसफार्म लगाने को, तो इस पे मैं हाथ लगा दूं बहन की चूत, लेकिन गांड में दम भी तो हो। जो कि ये किडनैपिंग हुई है दूसरे एप्स के द्वारा, जो कि इन एप्स के मुकाबले में थोड़े ज्यादा ताकतवर है। बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक आदमी कंट्रोल करता है जिसका नाम है प्रॉक्सिमस सीजर। तो एक तरह से इसे ही सही मायने में डिक्टेटरशिप कहते हैं। गेट बैक टू पॉइंट। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमस सीजर का कैरेक्टर है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि प्रॉक्सी है ये सीजर की, यानी ये बाकी एप्स की नजरों में ऐसा दिखाता है कि ये सीजर के पद चिन्हों पर चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। सीजर की महानता का प्रदर्शन करना और बाकी एप्स को बहला फुसला कर मिसलीड करना और अपना काम निकलवा लेना, यही ये बंदा जानता है। तो अब आखिर ये ऐसा कौन सा काम है कि इतने सारे वानरों को अगवा कर लिया गया है, इसके पास लेकर आया गया है और वो काम कराया जा रहा है? वो आप मूवी के अंदर देखोगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि वही मूवी का एक मेन पॉइंट है। ठीक है, वास्तविक में सारे एप लोग यही चाहते हैं, या फिर कुछ एप जो है पावरफुल वाले वही ये चीज चाहते हैं ताकि अब उनका जो दबदबा है वो और बढ़े। तो बाकी प्रॉक्सिमस वर्सेस सीजर जो है वो चीज आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिल ही जाएगी। तो इस मूवी के अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीजें सेम देखने को मिलती है और वो नोवा को लीड करने में भी काफी हेल्प करती है। जो कि मैंने पहले एक शब्द काम में लिया था, प्रवृत्ति, जिसका मतलब है कि इंसानों के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है कि इन्हें हर जगह पर डोमिनेंट फील करना है। जो कि मूवी के क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्ट आता है, या ये कह लो कि इस मूवी का एक की पॉइंट जो क्लाइमैक्स में आता है, जो कि अगले पार्ट के लिए थोड़ा बहुत हिंट दे देता है। और भाई 10 साल से भी ऊपर हो चुका है इस सीरीज को चलते हुए, पता नहीं अब कब तक
चलेगा, पर चलो जो भी दिखा रहे हैं एक बार भी डिसअपॉइंटमेंट वाली फील तो नहीं आई है। इवन इस मूवी का CGI और VFX इतना क्लीन है कि मतलब आप सोच लो इतनी लिमिट है कि ये आपको इमोशनल फील करा देंगे, वो भी कुछ जानवर दिखाकर। और मैं इसी चीज का दीवाना हूँ जो अमाउंट ऑफ इमोशन ये मूवी कैरी करती है। फॉर दैट रीजन मुझे पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है वो ज्यादा पसंद आया था। जैसे पार्ट 3 के अंदर जो वो एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि इतने सारे गार्ड्स की परवाह किए बगैर अंदर जाकर सीजर को पानी पिलाकर आती है, एकदम गूज़बम्प वाला मोमेंट होता है वो। और पार्ट 1 तो पूरा इसी चीज के अराउंड था कि जो सीजर है उसका पालन पोषण इंसानों ने ज्यादा किया है और वो तभी इतनी आसानी से बिलीव कर लेता है ह्यूमंस के ऊपर जब वो उससे बात करने के लिए आते हैं। पर क्लाइमैक्स में जब उसके अंदर वो वाली इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है कि नहीं अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे एक नया घर ढूंढना है, मुझे बस यहाँ रहना है, ये है मेरा घर। और कहीं ना कहीं नोवा के अंदर भी आपको सीजर की एक झलक देखने को मिलेगी। मतलब दोनों कैरेक्टर्स के मोरल्स काफी ज्यादा सिंपल है और सिमिलर है कि वो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने कबीले के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड इन दोनों के लिए ही अपने कबीले वालों की जान ज्यादा मैटर करती है। बाय एनी पॉसिबिलिटी अगर इसका अगला कोई पार्ट आता है तो उसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा कैरेक्टर मैच्योर है बट नॉट पावरफुल इनफ टू फाइट फॉर देमसेल्फ अगेन। और बस उम्मीद करता हूँ आगे भी चीजें जो है वो सीजर से ज्यादा रिलेटेड रहे, कनेक्टेड रहे, कि लोगों को पता चले कि भाई ये एक बंदा था जो कि सब कुछ बदल कर चला गया। तो ओवरऑल मूवी बढ़िया है, नए नए कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और ये एक अच्छी बात भी है कि एकदम फ्रेश स्टार्ट किया गया है 300 साल बाद का, जो कि एक बुरी बात भी है कि मतलब पुराने सारे कैरेक्टर्स को एकदम से छोड़ दिया गया, बाय बाय कह दिया। पर ये भी एक तरह की शुरुआत है बहुत भयंकर एक नए युद्ध की। बाकी आपने ये मूवी अब तक देखी या फिर नहीं देखी, देखी तो कैसी लगी, नहीं देखी तो जाकर देख लो, बाकी तीनों पार्ट भी देख लेना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब वो सब आपको पता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।